चलिए कल मैंने कुछ वोकैब्स आप लोगों को दिए थे, है ना। पढ़े होंगे तो कुछ समझ में आया होगा जनसंख्या से संबंधित जो वोकैब्स हैं। और जो नहीं पढ़े हैं उनको भी हाँ, गुड इवनिंग सभी को, आप सभी को शुभ संध्या, गुड इवनिंग, है ना। सभी लोग कुशल क्षेम से हैं, जो जो यहाँ पे हैं। जो नहीं है वो और भी कुशल क्षेम से होंगे, कहीं आराम से घूम टहल रहे होंगे, है ना। पीडीएफ नहीं आया है कि किसका पीडीएफ, कैसा पीडीएफ? बिल्कुल, कल क्लास था, आज भी क्लास है और आगे भी क्लास रहेगा। ठीक है, क्लास आगे भी जारी रहेगा। कल भी था, आज भी है और आगे भी क्लास रहेगा। वो तब तक रहेगा जब तक आप लोग आईएएस नहीं बन जाते हैं। फिर आईएएस बनने के बाद दूसरा क्लास रहेगा। ठीक है, वहां हम नहीं दिखेंगे, वहां हम नहीं दिखेंगे। तब तक के लिए हम दिख रहे हैं जब तक ये वाला क्लास है। उसके बाद दूसरा क्लास रहेगा, कोई और सर रहेंगे, आप भी सर हो जाएंगे, है ना। दुनिया समाज आपको सर सर कह के बुलाएगी, आज भी बोलते होंगे लोग, अच्छी बात है। दीपक जी, क्लास कब तक हो जाएगा? ये वाला क्लास आपका जल्दी ही पीछा छूट जाएगा इस क्लास से, आपका टेंशन मत लीजिए, है ना। सोचते होंगे रोज एक ही टाइम, एक ही चेहरा, एक ही आवाज सुन सुन के, देख देख करके, समझ सकता हूं। हाँ, आप लोग भी हैं, ठीक। बिल्कुल, थैंक यू अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हाँ सभी आ जाए। थोड़ा सा अभी कुछ लोग बचे हुए हैं, मुझे लग रहा है कि फिर हम लोग शुरू करते हैं, नहीं तो बाद में बीच में आकर के लोग क्वेश्चन पूछते हैं क्या अभी तक क्या हुआ। प्रमोद जी, ऑफलाइन कब तक होगा? ये अभी तो कुछ ऐसा सुनाई नहीं पड़ रहा है फिलहाल। जैसे अगर कुछ इसकी सूचना आती है तो आप लोगों के पास। थैंक यू गौरव जी, थैंक यू। जैसे भी कोई सूचना आती है आप लोगों को जरूर मिल जाएगा, है ना। घबराइए नहीं। देखिए, सिचुएशन जो आप जिस रास्ते पे निकल गए हैं वो रास्ता बहुत आसान नहीं है। अब जब निकल ही गए हैं तो हर रास्ते, उस रास्ते में जो भी चीजें आपको मिलती जा रही हैं, ऑफलाइन है ऑनलाइन है, कैसे भी करके, यही वही लोग इतिहास आप लोग पढ़ते होंगे, सुनते होंगे। बहुत से लोग बोलते हैं कि इतिहास वही बनाता है जो कुछ अलग करता है, कैसे करता है, संघर्ष करता है। सब सही है ना। संघर्ष करिए, अपना मेहनत करिए, बाकी हर कदम पे हम आप लोगों के साथ हैं। एक कदम चलिए, मैं पहले भी बोला था, एक कदम चलिए और चार कदम हम आपके साथ हैं, ठीक। हमेशा आप बस मेहनत करिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। यही हमारी इच्छाएं हैं, यही हमारी भावनाएं हैं, यही हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ, और हमेशा रहेंगी। बस इसीलिए बोलता हूं, कहीं से भी कोई दिक्कत हो आप कभी मत समझिए कि हम नहीं है साथ में, ठीक है। हाँ, विपरीत परिस्थितियों में देखिए, हैप्पी टू मी, अब नाम नहीं आपका, हैप्पी टू मी जी, आप जो भी हैं, आप ये कब तक मिलेगा, ऐसे जो क्वेश्चन है ये हम नहीं बता सकते हैं आपको। ये आप इंस्टीट्यूट से अपने, जहां से भी आपका रजिस्ट्रेशन है, जिस इंस्टीट्यूट में, मतलब चाणक्य के जिस सेंटर पे, वहां पे आप इसको पता कर सकते हैं, वो बताएंगे ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए जो भी मैंने कुछ होमवर्क दिया था, एक तो आप लोगों को दिया था कि एक सिद्धांत है जनसंख्या का, जनांकिकी संक्रमण का सिद्धांत, ठीक। तो कितने लोग देखे हैं अब, ये तो ऐसे तो पता नहीं चलेगा कितने लोग देखे हैं, कितने लोग पढ़े हैं। जो पढ़े हैं उनके लिए अच्छा है, जो नहीं पढ़े हैं वो फिर से। हाँ, सोनम जी बता रही हैं वहां से कि हम पढ़े हैं, ठीक है। और भी कई लोग बता रहे हैं इसमें, लेकिन ठीक है। अब ऐसे क्लास में रहता है तो मैं क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ, उससे पता भी चल जाता है। अब यहाँ से मैं क्वेश्चन नहीं पूछ सकता फिलहाल, जितना मैं बोल रहा हूँ।
ठीक है, जो भी जिसने भी, देखिए मैं इसका मतलब ही नहीं कि जो मैंने दिया आपको करने के लिए कि आप पढ़ करके तुरंत आपको सब समझ में आ जाएगा, या ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। दोनों चीजें होती हैं, किसी को पढ़ के तुरंत समझ में आ जाता है। अरे ऑप्शनल जो भी है, आप जो है कंचन जी, आप ऑप्शनल की जो बातें हैं वो मैं आपका मैसेज मैंने देखा था, बता दूंगा मैं, ठीक है, उसके लिए घबराइए नहीं। तो आप क्या करिए, जैसे मैं जो भी आपको होमवर्क समझ लीजिए, जो भी मैं देता हूं इसका मतलब नहीं कि आप पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा या समझ में तुरंत आ जाएगा, दोनों चीजें होती हैं। बट आप क्या करेंगे, आपके सामने रिफ्लेक्ट होना चाहिए वो चीज। जब एक बार जो आई के सामने जो रिफ्लेक्शन होता है किसी भी चीज का, आप जैसे जब बार बार क्यों रिवीजन की बात की जाती है, जितनी बार रिफ्लेक्ट होगा आपके सामने वो आपके दिमाग में बैठती जाती है। और जब आप एग्जाम में जाते हैं तो वो चीजें समझ, अच्छा मैंने इस चीज को यहाँ और इस रूप में देखा था, है ना। तो आप जैसे पढ़ते हैं, जब कोई चीज मैं बोला उसको कहीं जब आप देखेंगे पढ़ेंगे एक बार, तो जरूरी नहीं कि समझ में आ जाए, बट उसमें से कई सारे शब्द आपको दिखेंगे, बहुत सारी चीजें उसमें दिखेंगी, थियरी पूरा दिखेगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा, जब मैं बताऊंगा तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। या फिर दोबारा उसको जब आप पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। और ऐसा भी नहीं है कि हो सकता है इसमें से बहुत से लोग ऐसे एक बार पढ़ते हों और वो चीजें समझ में आ जाती हैं, बाद में दोबारा हमसे पूछने की भी जरूरत नहीं होती, ठीक है। कुछ ऐसा, कुछ चीजें हैं जहां पे बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए दो चार एक 5 या 6 सिद्धांत मैंने बताया था आपको, ठीक। अब एक सिद्धांत था जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत, उसमें मैंने बोला था एक बार देख लीजिएगा, और कैसे कैसे वो है, किस स्टेज में है, कितने स्टेज में है, और भारत उसमें किस स्टेज में है। चूंकि यही जो जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत है यही भारत पे लागू है, भारत के साथ साथ लगभग सारे देशों पर लागू है। इससे पता चलता है कि कौन सा देश जनसंख्या की संरचना के अंतर्गत किस अवस्था में है। एक बार फिर से पढ़िएगा, आप लोग जो पढ़ लिए हैं ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं वो फिर से पढ़ेंगे, ठीक। और जितने वोकैब्स मैंने बताए थे, हाँ लगभग उसी मानक से पूरा देखा जाता है, ठीक है नीतीश जी, लगभग इसी मानक से सारे देशों को देखा जाता है। यूरोप भी है उसमें, अमेरिका भी है, सब है, यानी रखा गया है, इसी मानक में रखा गया कि ये देश किसमें है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि इसमें कौन कौन से देश आते हैं और कौन कहाँ है। यूरोप, आप यूरोप के देश उसमें दिखाई पड़ जाएंगे आपको, ठीक है। रही वोकैब्स, जितने वोकैब्स हैं वो भी उम्मीद है कि कुछ लोग तो पढ़े ही होंगे, है ना। तो समझ में आया होगा तो आगे की चीजें भी आपको समझ में आएंगी। नहीं पढ़े होंगे, नहीं समझ में आया होगा तो आगे की चीजों में आप हो सकता है कंफ्यूज हो। अभी फिलहाल आ जाइए, हम लोग जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक जो हैं इसको हम लोग को देखना है, एक एक करके इसको देख लीजिए। चलिए पहला लिखिए, पहला जन्म एवं मृत्यु दर के बीच, जन्म एवं मृत्यु दर के बीच विस्तृत दूरी, ठीक। जन्म एवं मृत्यु दर के बीच विस्तृत दूरी, दूरी का मतलब गैप, यहां पे कह सकते हैं जो गैप होता है एक अंतराल, ठीक है। तो अब देखिए इसका मतलब क्या, जन्म दर और मृत्यु दर, मैंने बताया था आप लोगों को, अगर पढ़े होंगे जन्म दर क्या होता है और मृत्यु दर क्या होता है तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। यानी देखिए जन्म दर वो होता है प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या, प्रति 1000 जन्म पर, सॉरी, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म जो ले रहे हैं उनकी संख्या, ठीक है, वो जन्म दर होगा, जन्म लेना। और मरने वालों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, मृत्यु दर। इसमें कुछ चीजें मैंने बताया था आप लोगों को, एक जन्म दर और मृत्यु दर में शोधित और अशोधित था, दो शब्द थे, एक था शोधित, शोधित
और अशोधित। ये दोनों क्या होंगे, जन्म दर भी होंगे और मृत्यु दर, दोनों होते हैं। ठीक, शोधित यानी जो शुद्ध है, शुद्ध है, अशोधित जो अशुद्ध है, यानी कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी है। अब ऐसी स्थिति में अशोधित क्या होता है, अशोधित का मतलब क्या होता है कि अभी इसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। वो कमी क्या है, जैसे मान लीजिए जितनी भी, अशोधित का मतलब होता है जितना पंजीकृत जन्म दर और मृत्यु दर होगा, कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड जितने भी होते हैं वो अशोधित होते हैं। अब आपको लग रहा है सर तो उल्टा बता रहे हैं, जब अगर पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, तो शुद्ध है ना। लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो अशोधित है वो पंजीकृत है। पंजीकृत क्या, जन्म दर और मृत्यु दर, यानी जन्म लेने पर जो रजिस्टर्ड हो जाता है हॉस्पिटल में, जिसका सर्टिफिकेट बन जाता है ना, वो क्या होता है, अशोधित। और ऐसे मृत्यु होने पर जो रजिस्टर्ड हो जाता है, पंजीकृत हो जाता है, ठीक है, दोनों चीजें, तब वो क्या होगा, अशोधित होगा। अब थोड़ा सा उल्टा नहीं लग रहा है कि जब पंजीकृत हो जा रहा है, उसका डेटा यानी तैयार हो जा रहा है, तो ऐसे में अशोधित कैसे होगा, है ना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, उल्टा लग रहा है। जबकि होता क्या है, अब देखिए अशोधित इसलिए कहा जाता है क्योंकि जरूरी नहीं है कि जितना जन्म हो रहा है सारा पंजीकृत हो रहा है, ठीक, और जितनी मृत्यु हो रही है वो सारे पंजीकृत हो रहे हैं। देश में अभी भी संस्थाएं ऐसी हैं कि जो पूरी तरीके से सक्रिय नहीं है या पहुंच सुनिश्चित नहीं कर पाती है। तब ऐसे मान लिया क्या जाता है कि जो अशोधित है वो पंजीकृत है, इसके अलावा जो छूट गए हैं, यानी बहुत सारे ऐसे हैं जो पंजीकृत नहीं हो पाए, वो जन्म दर भी है और वो मृत्यु दर भी है। तब उसमें संस्थाएं क्या करती है, जो जनगणना जो संस्थाएं होती हैं वो क्या करती हैं, एक्स्ट्रा 5% ऐड कर देती हैं। 5% क्या करती हैं, दोनों में ऐड कर देती हैं। क्या, जैसे मान लीजिए कि शोधित जन्म दर, सॉरी अशोधित जन्म दर या मृत्यु दर दोनों, मान लीजिए कोई 40% आया, इसके सामने मान लीजिए 40% आया, ये 30% आया, ठीक, दोनों रजिस्टर किया गया। और अशोधित जो जन्म दर और मृत्यु दर है वो जन्म दर 40% आया और 30%, ठीक है, आया मृत्यु दर, ठीक। अब इसका 40 का 5% और एक्स्ट्रा जो होगा, जितना भी है 40%, मान लीजिए 100 है, 40% का मतलब 100 लोग हैं, ठीक, 30% का मतलब समझ लीजिए आपकी 50 है। एक मानक है, ऐसे बता रहा हूं समझने के लिए आपके, ठीक। तो क्या करेंगे, 100 का 5%, ठीक, इसमें ऐड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 100 प्लस इसमें 5% और, तो 5 तो 105 हो जाएगा टोटल, ठीक। ये क्या हो जाएगा, 105। समझ में आ रहा है। तब ये जब 105 हो जाएगा तो माना जाता है कि अब क्या हो गया, शोधित हो गया। तब ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, शोधित। और जब तक वो ऐड नहीं होता है तब तक अशोधित माना जाता है, ठीक। समझ में आ रहा है कि जितना है उसमें इसका 40% का 5% निकाल करके उसमें ऐड कर देंगे। यानी अगर पूरे वर्ष में, ठीक है, पूरे वर्ष में अगर मान लीजिए 100 लोग एक्सपायर हो रहे हैं और पंजीकृत है, वो 100 लोग क्या है, पंजीकृत है, जो एक्सपायर यानी मृत्यु दर है अगर 100 लोगों की, तो ये माना जाता है कि 100 लोग तो पंजीकृत हैं, लेकिन 5% ऐसे हैं कि जो पंजीकृत नहीं हो पाए हैं, वो छूट गए हैं। और जब छूट गए हैं तो एक्स्ट्रा क्या माना जाता है कि 5% उसमें ऐड करके उसको शोधित कर दिया जाता है, तब वो कहलाता है शोधित। हाँ, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, घबराइए नहीं सब। ठीक,
देखिए अशोधित का मतलब क्या है, वह जन्म दर, इसलिए बोला था कि एक बार आप लोग देख लीजिए जा करके, ये सारे वोकैब्स आप लोग देख लीजिए तो आपको सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन नहीं सर तो बताएंगे तो कितना सर बताएंगे, ये वोकैब्स है ना, तैयार करिए, जहां नहीं समझ में आता वहां पूछिए। देखिए अशोधित जन्म दर का मतलब होता है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर पंजीकृत, प्रति 1000 व्यक्तियों पर पंजीकृत जन्म दर, जो भी है जन्म जितने लेने वाले लोगों की संख्या, ठीक, वो हो जाएगा अशोधित जन्म दर। लेकिन ये माना जाता है कि अभी भी बहुत पिछड़े क्षेत्र ऐसे हैं या जहां संस्थाएं काम नहीं कर पा रही हैं, वहां पंजीकरण नहीं हो पाता। तो पंजीकरण नहीं हो पाता तो इसमें माना जाता है कि अगर 5% उसको और एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाए उसमें, तो शोधित, यानी 5% लगभग छूट गए होंगे, तो 5% को और उसमें शामिल कर दिया जाता है, तब वह क्या हो जाता है, शोधित, ठीक। एज्यूम्ड यानी 5% क्या है, एज्यूम्ड, एजम्पशंस है उसमें शामिल है, ठीक, एक्स्ट्रा मान लिया जाता है। तो अब यहां क्या कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि का जो कारण है, जन्म तथा मृत्यु दर के बीच एक विस्तृत गैप है। जब हम देखते हैं शोधित और अशोधित जो जन्म दर है, ठीक है, अशोधित जन्म दर जो है, जो रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड है, उसकी जब हम बात करते हैं तो लगभग 21.4% जो जन्म दर है वो है, और 7% क्या है, 7% मृत्यु दर। यानी अगर 21 लोग, ठीक है, मान लीजिए सिंपल कि अगर 1000 पे 21 लोग जन्म ले रहे हैं तो 7 लोग मर रहे हैं, यानी 14 लोग क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, 14 लोग क्या हो रहे हैं, प्लस। ये सिंपल एजम्पशन, इतना नहीं है, ये टोटल का 21% है, 121 करोड़ का, ठीक है, 121 करोड़ आबादी का 21%, यानी जो पूरा आबादी है उसका है 21, ठीक, और 7। तो अब ऐसे में हम लोग देखते हैं कि 21 और 7 जो है ये अशोधित जन्म दर और मृत्यु दर है, जन्म दर और मृत्यु दर है। तब ऐसी में एक दोनों के बीच में देखा जाता है कि गैपिंग ज्यादा है, यानी जन्म लेने वालों की संख्या ज्यादा है और मरने वालों की संख्या क्या है, कम है। तब जब जन्म लेने वालों की संख्या ज्यादा होगी और मरने वालों की कम होगी, तब जनसंख्या क्या होगी, कहीं ना कहीं बढ़ेगी, ठीक, समझ में आया, समझ में आया, ठीक है, लिखिए नेक्स्ट, विवाह के समय कम आयु, विवाह के समय कम आयु, विवाह के समय कम आयु, कम आयु का मतलब क्या है, देखिए सरकार ने निर्धारित किया है लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष। अभी फिर से इसको बढ़ाने की चर्चाएं हो रही हैं, ठीक है, फिर से अब इसको, इस पे चर्चाएं चल रही हैं कि ये विवाह की जो आयु है इसको फिर से बढ़ाया जाए। बढ़ाने का मतलब क्या है, लड़कों के लिए 25 वर्ष करने की के लिए बोल रहे हैं और लड़कियों के लिए 21 वर्ष, ठीक, हाँ। तो ऐसे में अब देखिए क्या करते हैं, 25 करेंगे, 24 करेंगे, 21 ही कर दे, दोनों का जो भी है। इसमें देखिए सबसे जो प्रमुख मुद्दा है वो जो महिला है, ठीक है, महिलाओं की जो स्थिति है उस पे हम लोग ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि जो जनसंख्या वृद्धि, जैसे 15 वर्ष, ठीक है, जो आयु होती है 15 वर्ष की आयु, इसमें विवाह मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम कर देते थे आज के 20-25 साल 40 साल पहले, और आज भी भारत में क्या है स्थितियां ये देखी जाती हैं, ठीक है, लगभग 27% आज भी भारत में बाल विवाह होते हैं, ऐसा आंकड़ा कुछ संस्थाओं का है,
ठीक है, तो 15 वर्ष का मतलब क्या है विशेष रूप से महिलाओं के लिए? 15 से और 49 वर्ष, ठीक, 15 से 49 वर्ष जो होता है महिलाओं के लिए, यह होता है प्रजनन काल। प्रजनन काल, ठीक। फिर देखिए, मैं कल बोला था कि आप लोग पढ़िए वोकैब्स, इसको जा करके पढ़ लीजिए सारे, तो आपको समझ में आएगा, ठीक। प्रजनन काल का मतलब क्या है? प्रजनन की जो क्षमता होती है, यानी गर्भधारण की जो क्षमता होती है, वो क्या होती है? 15 से 49 वर्ष की होती है, ठीक। कम उम्र में अगर विवाह होगा, अगर कम उम्र में विवाह होगा, तो ऐसे में 15 वर्ष में ही गर्भधारण क्षमता अगर है, तो कम उम्र में यानी बच्चों के उत्पन्न होने की जो प्रायिकता है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी, ठीक। लेकिन अगर 15 की बजाय 18 में होगा, ये विवाह अगर 18 में होगा, तो 3 साल क्या हो रहा है? 3 वर्ष ये क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है, यानी 3 वर्ष का प्रजनन काल कहीं ना कहीं खत्म हो जा रहा है। 3 साल में जो बच्चे उत्पन्न करने की प्रायिकता है वो क्या हो जा रही है? कम। संभावनाएं क्या है? कम। यानी 3 साल कहीं ना कहीं ऐसा है कि जिसमें बच्चे उत्पन्न नहीं होंगे, यानी 18 वर्ष में। अगर इसको बढ़ा करके 21 कर दिया जाए, इसको बढ़ा करके 21 अगर कर दिया जाए, तब 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष में क्या होगा? जो प्रजनन काल है वो 6 वर्ष क्या हो जाएगा? भौतिक आधार पर या कानून के माध्यम से 6 वर्ष वो कम हो जाएगा। फिजिकली तो नहीं कम होगा, प्राकृतिक आधार पर नहीं, लेकिन चूंकि लॉ के माध्यम से इसको 6 वर्ष घटा देंगे, और 6 वर्ष में संतान उत्पत्ति की जो संभावनाएं वो क्या होंगी? कम हो जाएंगी, है ना। और ये माना जाता है कि उम्र भी 15 से और 21 वर्ष की, या जो इसके बाद की 25 वर्ष की जो उम्र होती है, ठीक है, इसमें व्यक्ति की समझ भी परिपक्व नहीं हो पाती, परिपक्वता भी इसमें नहीं होती। तो इसके जो बैड इंपैक्ट हैं या शारीरिक जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, ये सारी चीजें भी महिलाएं या फिर पुरुष जो दोनों होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं, ठीक। तो ऐसे में संतान उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं दोनों तरफ से। एक तरफ से तो प्रजनन काल, और दूसरा समझ की कमी, प्रॉपर समझ की कमी। तो दोनों की वजह से क्या होता है, यह स्थिति दिखाई पड़ती है कि अगर कम उम्र में विवाह हो रहा है, तो वहां जनसंख्या वृद्धि का जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष जो भी हैं वो क्या होंगी? प्लस हो जाती, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट, इसको लिख लेंगे आप लोग, ठीक है, लिखिएगा सारी चीजें, सारे पॉइंट्स जो हैं। नेक्स्ट लिखिए, अशिक्षा एवं अज्ञानता। अशिक्षा एवं अज्ञानता। अशिक्षा का मतलब व्यक्ति अशिक्षित होगा तो कहीं ना कहीं स्किल की कमी होगी, ना समझी होगी, ठीक है। और ना समझी होगी तो किसी भी चीज को, कोई जैसे आप देखते हैं ना कि दवा, जो दवाएं आती हैं, या फिर नसबंदी की जब बात होती है, या फिर कोई जो चिकित्सीय सुविधाएं होती हैं जिससे जो संतान उत्पन्न करने की बातें होती हैं, तो उस पर जो चिकित्सीय सुविधाएं होती है उसको लोग क्या करते हैं? कहीं ना कहीं किसी विषय से जोड़ देंगे, नहीं ये इससे क्या होगा, पूरी तरीके से गर्भधारण रुक जाएगा या खराब हो जाएगा, या दुनिया भर का आप सुनते होंगे कि अशिक्षा है, तो वो जो चिकित्सीय चीजें हैं उनको उनकी वैज्ञानिकता पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, है ना, कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा करने से स्थिति खराब हो जाएगी, अगर आज हम दवा का प्रयोग कर रहे हैं, आज हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो आगे चल के ये समस्याएं बड़ी हो जाएंगी, है ना कहीं एक ऐसी अज्ञानता। दूसरा, इंपैक्ट, हम आप बैठ करके जनसंख्या पढ़ रहे हैं, ठीक है,
हम लोग उसको समझ रहे हैं, उसके इम्पैक्ट क्या होंगे अभी आगे वो भी देखेंगे, है ना। इसके कारण इससे देश की स्थिति कहां पहुंच रही है, ठीक है, कितनी बेरोजगारी बढ़ेगी, ये हम लोग बैठ के पढ़ते हैं और समझते हैं। लेकिन बहुत से लोग जो अशिक्षा जिनके पास नहीं है या अज्ञानता है, तो उनको इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं। हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं इससे मतलब है, ठीक है, हमारी लाइफ कैसी है वहां तक उनको देश और दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो ये अज्ञानता और अशिक्षा जो है इसके कारण लोगों में बहुत ज्यादा नासमझी होती है और उसके कारण जनसंख्या वृद्धि दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिए, परिवार नियोजन के प्रति धार्मिक दृष्टिकोण, रिलीजियस एटीट्यूड टुवर्ड्स फैमिली प्लानिंग। ठीक, इसका मतलब क्या है, धर्म को ले आना कि बच्चे क्या है, ईश्वर की देन है। बच्चे हमारी देन नहीं है, ईश्वर के देन है, जितने हो रहे हैं होने दो, ठीक है। ऐसी सोच कि जो दिया है, वो जो पैदा किया है वो भोजन भी देगा, पैदा कौन किया ये भी नहीं पता है, वो भोजन देगा कौन, ऐसी अवधारणाएं मैं बोल रहा था। परिवार नियोजन के प्रति धार्मिक दृष्टिकोण, हाँ ठीक, कि जो भी पैदा किया है वो भोजन देगा। अरे इतना ना समझी है, कम से कम ये समझो भोजन उत्पादकता कम हो रही, जोत के आकार कम हो रहे हैं, लगातार जो प्रतिशत क्षेत्र है वो कम हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, संसाधन की कमी हो रही है, तो भोजन कौन देगा? भोजन ऊपर वाला कोई नहीं आता है, भोजन यही लोग पैदा करते हैं और यही देना पड़ता है, नहीं तो फिर भीख मांगने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये सारी चीजें कहां जोड़ देते हैं, पैदा करने वाला भोजन देगा, पैदा करने वाला कौन है ये भी नहीं पता है, ठीक है, कौन पैदा करने वाला ये नहीं पता है, उठा करके थोप दिए कहां, धार्मिक आधार पर। महिलाओं में ऐसी चीजें होती हैं कि अगर मेरे भाग्य में ऐसा है कि अनेक बच्चों को जन्म देना है तो कोई बात नहीं, देंगे भाई, बहुत सारे बच्चे हमारे पैदा हो जाएंगे। महिलाएं ऐसी अवधारणा रखती हैं धर्म के प्रति। वहीं देखिए मुस्लिम जो लोग हैं, मुस्लिम लोगों में भी ऐसी अवधारणाएं बहुत ज्यादा प्रचलित है, हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम में भी, ठीक है। और लगभग कई धर्मों में जहां भी धार्मिक अंधविश्वास है वहां ऐसी चीजों को जोड़ देते हैं, पैदा करने वाला भोजन देगा, या फिर जो ये वंश जो है, वंश की परंपरा, ठीक है, वो वंश कौन चलाएगा, लड़का ही चलाएगा, ठीक। लड़के की चाहत में लड़कियां उत्पन्न होती चली गई, 8 लड़कियां हो गई, उसके बाद अभी कुल के चिराग नहीं आए हैं, है ना, कुल दीपक अभी नहीं आए। तो कुल दीपक के इंतजार में ऐसा इंतजार होता है कि 8 लड़कियां हो गई, ठीक। या फिर मान लीजिए पड़ोसी से दुश्मनी है और कहीं इकलौते हैं, तो क्या करेंगे, अब अगली अगली पीढ़ी में कम से कम 8 होंगे, 8 बच्चे होंगे, तब हम क्या करेंगे, मजबूत होंगे और 8 पटक के मारेंगे उसको। अब झगड़ा करें तब निपटाने के लिए 8 बच्चे खड़े हो, मतलब कहां की सोच कहां लेकर जाते हैं, किस तरीके से उसका इंपैक्ट कहां पड़ेगा, ये सारी चीजें नहीं समझ में आती। तो धार्मिक अवधारणाओं को लिखिए, जैसे लिख लीजिए इसमें, जैसे विवाह की अनिवार्यता, जैसे विवाह की अनिवार्यता, संतानों को ईश्वर की देन मानना, संतानों को ईश्वर की देन मानना, कौमा, पैदा करने वाला भोजन भी देगा, आदि आदि अवधारणाएं, आदि अवधारणाएं जिसके कारण
परिवार नियोजन जैसी, जिसके कारण परिवार नियोजन के तरीकों को न अपनाना। ठीक, यानी ये अवधारणाएं जो धर्म से जोड़ के देखा जाता है कि विवाह की अनिवार्यता, और साथ ही साथ कुछ ऐसे स्लोगन जिसमें लोग अपने ऊपर नहीं बल्कि धर्म के साथ जोड़ करके ऐसी चीजों को, विषय वस्तुओं को देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट, पितृसत्तात्मक व्यवस्था। पितृसत्तात्मक व्यवस्था, पैट्रियार्कल सिस्टम। पितृसत्तात्मक व्यवस्था का मतलब क्या है, कैसे जनसंख्या वृद्धि को ये बढ़ावा देता है। देखिए, दो चीजें हैं। अभी जैसे मैंने बताया वंश, ठीक है, तो पितृसत्ता में पितृवंशात्मक, लीनियल है ना, पैट्रीलिनियल जिसको बोलते हैं, पैट्रीलिनियल सिस्टम, और पितृसत्तात्मक पैट्रियार्कल। ठीक है, देखिए तीन व्यवस्थाएं होती हैं जो पितृ या मातृ से होती हैं। एक होता है पितृसत्ता, दूसरा होता है पितृवंश, और तीसरा होता है पितृ स्थानीय। इसमें मातृ जोड़ दीजिए तो मातृवंश, मातृसत्ता और मातृ स्थानीय, तीन होता है। आर्कल, लोकल और लीनियल बोलते हैं। आर्कल मतलब सत्तात्मक, लीनियल मतलब वंशात्मक, और लोकल मतलब स्थानीय। ये तीन सत्ताएं होती हैं, तीन प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं समाज में। तो पितृसत्तात्मक में पितृवंशात्मक अगर हम लोग देखें, जोड़ दें, तो वंश की, चूंकि वंश किससे चलेगा, पिता से, तो इसलिए लड़का होना जरूरी है, और लड़का होना जरूरी है तो इसमें जनसंख्या वृद्धि। ठीक, पहला तो ये। दूसरा कि चूंकि पुरुष प्रधानता है तो उसमें अपना मनमानी करना, जिसमें औरतों के इच्छाओं का हनन, वो नहीं भी चाह रही हैं तब भी कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं को उनके ऊपर थोपना। तो ऐसी व्यवस्था में पितृसत्तात्मक व्यवस्था, समाज द्वारा भी ऐसी व्यवस्थाओं को बढ़ावा देना, तो उसमें जनसंख्या वृद्धि दिखाई पड़ती है। ठीक, लिखिए नेक्स्ट, चिकित्सा सुविधा में वृद्धि। चिकित्सा सुविधा में वृद्धि, चिकित्सा सुविधा में वृद्धि। चिकित्सा सुविधा में वृद्धि कैसे जनसंख्या को बढ़ाती है। ठीक, चिकित्सा सुविधा में अगर वृद्धि होगी तो जनसंख्या कैसे बढ़ेगी। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले चर्चा किया जन्म दर और मृत्यु दर की। ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर। देखिए, मृत्यु दर जो एक एक्सीडेंटल केसेस होते हैं उनको छोड़ दिया जाए तो जो सामान्य मृत्यु होता है वो वृद्धों का होता है। वो किसकी होती है, एक अपनी आयु, जीवन प्रत्याशा जो है उसको पूरा करके और फाइनली दुनिया छोड़ देना। तो वो मृत्यु दर जो है, ठीक है, वो वही ज्यादा लोग मानते हैं। जैसे सामान्य लोग को कोई थोड़ी जानता है कि कब किसका इंतकाल होगा या कौन कब जाएगा, ऐसा कोई नहीं जानता। लेकिन एक वृद्ध के साथ अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं कि ये कभी भी यहां से जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, जो मृत्यु दर है चिकित्सीय सुविधाओं के साथ, ऐसी स्थिति, अब देखिए कोई बीमारी हुई, चिकित्सीय सुविधा है, इलाज हो गया, उम्र क्या हुई, बढ़ गई, और उधर जन्म दर क्या है, मृत्यु दर से ज्यादा है, तो जन्म दर हो रहा है, और इधर की मृत्यु दर जो होनी चाहिए थी वो कम हो गई। तो उससे क्या होगा, एक जनसंख्या कहीं ना कहीं और तैयार होती चली जाती है, और उस समाज में जनसंख्या वृद्धि दिखाई पड़ती है। ठीक, बहुत सारी। उसी में देखिए मातृत्व मृत्यु दर हो गया, शिशु मृत्यु दर हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें, मातृत्व मृत्यु दर जो था वो 178 था 2011 में, उसको कम करके 100 तक लाने की बात की जा रही है, और ये भी है कि अपना लक्ष्य भी पूरा कर रहे हैं। अब माना जा रहा है कि 100 से नीचे आ भी गया है। ठीक है, तो 78 लोगों की जो मृत्यु होती थी वो भी क्या हुआ, प्लस। क्यों, क्योंकि चिकित्सीय सुविधाएं बढ़ गई। शिशु मृत्यु दर जो था वो भी कम हुआ, तो इससे क्या हुआ, वो भी जन्म दर बढ़ा, और साथ ही साथ मृत्यु दर कम हुआ तो वहां भी जनसंख्या वृद्धि। ठीक,
और इसी के साथ साथ वृद्धों की जो स्थिति, यानी सारी कहीं ना कहीं सब मिला करके अगर देखा जाए तो चिकित्सीय सुविधाओं के कारण देखिए मेडिकल फैसिलिटी जो है, मेडिकल फैसिलिटी पॉजिटिव पॉइंट ही है। मेडिकल में कोई निगेटिविटी, कोई मेडिकल किस लिए उत्पन्न हुआ है? स्वास्थ्य सुविधाओं को बेटर करने के लिए। और जब हम किसी चीज को अपनी अच्छाई में शामिल करते हैं, वो अलग बात है उसका दुरुपयोग हो, लेकिन हम उसको किस लिए लाए हैं? अपनी सुविधा के लिए लाए हैं। मेडिकल फैसिलिटी आदमी क्यों उत्पन्न करता है? अपनी सुविधा के लिए। उसमें रिसर्च क्यों कर रहा है? अपनी सुविधा के लिए। जैसे कोरोना आया है तो उसके लिए हम वैक्सीन खोज रहे हैं, तो किस लिए? अपनी सुविधा के लिए। तो जब मेडिकल सुविधाएं विकसित होंगी तो कहीं ना कहीं जीवन प्रत्याशा पे भी उसका असर पड़ेगा, और पड़ा है, पड़ेगा नहीं, पड़ा है 100%। इसको हम कह सकते हैं कि उसका असर पड़ा है। पहले जो जीवन प्रत्याशा थी वो 50 वर्ष भी नहीं थी, 40 वर्ष भी नहीं थी। आजादी के समय हम देखें तो 50 वर्ष भी नहीं था। और अभी क्या है? अभी हम लोग टारगेट बनाए हैं कि 2021 तक 70 वर्ष की, 22 तक 70 वर्ष की बात कर रहे हैं। तो 70 वर्ष, ये 20 वर्ष का जो जीवन प्रत्याशा बढ़ने की बात हम देखते हैं, वो कहां से हुआ है? उसमें कहीं ना कहीं चिकित्सीय सुविधाएं अपना रोल प्ले कर रही हैं, तो इसलिए पॉजिटिविटी उसमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट, गरीबी गरीबी तथा निम्न जीवन स्तर के लोगों में, निम्न जीवन स्तर के लोगों में जनसंख्या को आय का जनसंख्या को आय का साधन मानना, जनसंख्या को आय का साधन मानना। ठीक, कल मैंने सिद्धांत बताया था। देखिए यहां मैं बताया था ना कि सिद्धांत डायरेक्ट नहीं पूछता है, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन इन पॉइंट में आप मेंशन कर सकते हैं मार्क्स के सिद्धांत को। ठीक है, मार्क्स का सिद्धांत क्या कहता है? जो सर्वहारा वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, ठीक, वो क्या करता है? जितने हाथ उतने काम। वो कौन है? गरीब लोग हैं। वो कौन है? निम्न जीवन स्तर के लोग हैं। तो जब जितने हाथ उतने काम, तो ऐसे में जनसंख्या वृद्धि, यानी जो ऐसे एक ऐसा वर्ग है जो गरीब है, जिनके पास पूंजी नहीं है, तो आप किससे जोड़ सकते हैं? इसको मार्क्स के सिद्धांत से जोड़ सकते हैं। सिद्धांत डायरेक्ट नहीं पूछता है, लेकिन सिद्धांत इसीलिए आपको जानना जरूरी, क्योंकि इसको आप कहीं मेंशन जब करते हैं तो आपका आंसर क्या होता है? और बेटर हो जाता है। आप सिद्धांत के साथ लिखते हैं तो आपका आंसर ज्यादा बेटर हो जाता है। कुछ लोग पूछ रहे थे आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, कैसे आंसर लिखा जाए, नोट्स तैयार करने में दिक्कत होती है। तो सारी चीजें देखिए, घबराइए एकदम नहीं, है ना। ये अगर आप अभी शुरुआत किए हैं तो घबराना एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना है। दिक्कत आज तक नहीं किए, ठीक है, लगता है कि आज तक नहीं किए तो कैसे अब आगे हम करेंगे? बिल्कुल करेंगे आगे। ठीक है, कोई विद्वान पैदा नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो आइंस्टीन है और कुछ, तो यहाँ आइंस्टीन की जरूरत नहीं है, वो स्पेशलाइज्ड है, ये जनरलाइज्ड है। जो आप जो करने जा रहे हैं जनरलाइज्ड है ना। आईएएस बनना क्या है? यूपीएससी जनरलाइज्ड है, सामान्यज्ञ है, विशेषज्ञ नहीं है। ठीक है, और सामान्यज्ञ के लिए आप देखिए, आपको इसी में इतिहास मिल जाता है कि 5 बार फेल हुए उसके बाद भी यूपीएससी क्लियर की। ठीक है, 4 बार फेल हुए उसके बाद यूपीएससी क्लियर किए। फेल होने मतलब हाई स्कूल इंटर में फेल होते हैं, बीए में फेल होते हैं, है ना, ग्रेजुएशन में फेल होते हैं। यहाँ तो 5 बार 6 बार पीटी नहीं हुआ, 7वीं बार सिलेक्शन होता है। तो बस यही है कि जो आप ठान लिए हैं उसके लिए सक्रिय रहिए। ठीक है, बाकी सब आपको एक एक कदम, एक दिन में सीखने को, मैं ये भी बताया था स्टार्टिंग में, धैर्य रखिए। एक एक दिन में एक एक चीज सीखने की कोशिश करिए। एक दिन में सब कुछ सीखना कोई सीख नहीं पाएगा और ना कोई सिखा पाएगा, लेकिन एक दिन में एक चीज सीखेंगे तो आप जरूर सीखेंगे, और वही एक एक चीजें मिल करके एक दिन आपके पास भंडार हो जाएगा, और आप उस चीज को प्राप्त कर लेंगे जिसके लिए आप लगे हुए हैं। ठीक,
अंकित कुमार यादव जी, हम अपने बारे में बताएंगे कभी इत्मीनान से, है ना, हम अपने बारे में कभी बताएंगे इत्मीनान से, ठीक है। अभी ये जो मैं बता रहा हूं इसको बस आप, हमारा जो है वो हमारा बीत गया है, आपका आने वाला है। आपके लिए ज्यादा जरूरी है कि आप क्या, जो बीत जाता है उसके लिए बहुत नहीं प्रयास होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप आगे आ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल कम है, रिजल्ट कम है हिंदी का, कोई बात नहीं, आप सबको लेकर मत चलिए ना। हिंदी के रिजल्ट है, कहीं एक भी है तो है। आप भूर सिंह मीणा, एक इस बार हिंदी मीडियम से एक लड़का हुआ है, भूर सिंह मीणा, ठीक है। आप देखिए 700 कुछ रैंक है, पहला अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने दिया, और ठीक, तो वो मेरा मैंने उसको पढ़ाया है क्लास में, ऑफलाइन क्लासेस होती थी काफी, हम लोग उसको मतलब, अब सारे सब्जेक्ट तो नहीं लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स मैंने जो भी हम पढ़ाते हैं वो मुझसे पढ़ा, और सारा सब कुछ, वो सामान्य लड़का था, कोई ऐसा नहीं, मैं देखा हूं जैसे आप लोग हैं ना, तो अब ऐसे कोई वो भी क्वेश्चन ऐसे करता था, लेकिन बस ये था कि मेहनत साथ में जुड़ा है। कभी घबराइए नहीं, कुछ नहीं तैयार हो रहा है उसके लिए, अगर आप मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, और एक दिन जरूर आप कर ले जाएंगे। नोट्स नहीं बनाए हैं सूरज जी, है ना, तो आप बिल्कुल नोट्स बनेगा आपका, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट देखिए, कुछ चीजें होती है खुद से भी आपको सीखना है, और कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नोट्स, जो मैं बता रहा हूं क्लास में, जैसे मैंने आपको पॉइंट्स बताए, ठीक है, ये आपका मेन पॉइंट्स हो गया कि कम आयु में विवाह, तो मैंने इस बताया, तो ये आपका मेन पॉइंट हो गया। लेकिन उसमें मैं जो भी लेक्चर दे रहा हूं उसमें आप 2-3 चीजें जो भी कीवर्ड्स हैं उसके, कम आयु में प्रजनन काल मैंने बताया, आप उसको नोट्स कर लीजिए, उसको अपने तरीके से लिखने की कोशिश करिए, नोट्स बनता चला जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि सिलेबस आपका ब्रॉड है और क्लास लिमिटेड होती है, तो उसमें सब कुछ बहुत ज्यादा समराइज करके नहीं, उसके जो फोकस एरिया है उसको हम लोग बताते हैं, बाकी और चीजों को आप रेफरेंस लेते हैं, बाकी नहीं समझ में आता तो आप हमसे पूछिए। इसीलिए हम लोग बोल देते हैं कि जहां नहीं समझ में आता आप ओपनली पूछिए, कोई आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, आप जो करना है वो आपको उद्देश्य पूरा होना, यही हमारा भी मकसद है, ठीक है। क्या था, हम लोग कहां तक पहुंचे थे, गरीबी और जनसंख्या के, ठीक है, गरीबी और निम्न स्तर, जिसमें मैंने बताया ये। नेक्स्ट लिखिए, जलवायु का प्रभाव, जलवायु का प्रभाव, जलवायु का प्रभाव, ब्रैकेट में लिख लीजिए, गर्म तथा नम जलवायु, गर्म तथा नम जलवायु, ठीक। अब देखिए, जो जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या उत्पन्न के लिए जो अनुकूल जलवायु होती है वो माना जाता है गर्म तथा नम जलवायु होना चाहिए। भारत का जो जलवायु उष्णकटिबंधीय है, ठीक है। और अगर आप यही ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ये जलवायु नहीं पाई जाती। ऊपर के आप अगर लेटीट्यूड पे जाएंगे, हाँ नीतीश जी है, ज्योग्राफी में भी आपका है, लेकिन वहां पे डेमोग्राफिक जो भी चीजें हैं आप वहां देखेंगे, यहाँ का जो है, अगर यहाँ आप बढ़िया से पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सब कुछ बस आपको वहां विभाजन आपको देखना है, और सब कुछ मैंने आपको बताया कि बुक में है, ठीक। अब देखिए, जो लेटीट्यूड है वो डिसाइड करता है कि कहाँ कितनी आबादी, यानी वो क्षमताएं जो होती हैं, यानी बच्चों के उत्पन्न होने की जो क्षमता, या फिर जो एक मानसून या एक जो जलवायु होता है वो भारत में अनुकूल है, ठीक है। इस लेटीट्यूड पे अगर देखा जाए तो आबादी आपको दिख जाएगी जो अनुकूल होती है। गर्म तथा नम जलवायु भारत में पाई जाती है, इसलिए एक कारक के रूप में भी है कि कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि के लिए कारक होता है, ठीक। ये कुछ कारक हैं, इन सबको मिला करके अगर आप लिखेंगे तो 200 शब्द 250 शब्द इजीली हो जाएगा। बाकी डेटा भी इसमें ऐड आप कर सकते हैं, चूंकि मैं डेटा बहुत ज्यादा आपको इसलिए नहीं लिखा रहा हूं, 21 में आएगा और आप इस डेटा को अपने तरीके से जब तैयार करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, जनसंख्या वृद्धि के परिणाम,
जनसंख्या वृद्धि के परिणाम। जनसंख्या वृद्धि के परिणाम। जनसंख्या वृद्धि के परिणाम क्या होंगे? सामान्य रूप से तो आप जानते हैं अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, हर चीज पे दबाव बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी चीज संसाधन, वो संसाधन कोई भी हो, सब पे दबाव। एक एक करके लिख लीजिए। लिखिए परिवार के, पहला लिखिए परिवार के बचत का, परिवार के बचत का अधिकांश भाग, परिवार के बचत का अधिकांश भाग जनसंख्या पर खर्च होगा। जनसंख्या पर खर्च होगा जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय, जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। ठीक, जितनी जनसंख्या परिवार में होगी तो बचत क्या होगा, नहीं हो पाएगा, और बचत नहीं होगा और इस प्रकार से क्या होगा, जो प्रति व्यक्ति आय होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम। प्रति व्यक्ति आय कम तो परचेजिंग पावर पैरिटी भी कम। ठीक, इसलिए संपन्नता से वो गरीबी की तरफ चले जाएंगे। नेक्स्ट लिखिए वस्तुओं की मांग में वृद्धि। बिल्कुल दीपक जी, सब्जी बेचने वाले की आवाज आ रही है। इंसानों के बीच में अगर रहेंगे तो सब्जी बेचने वाले, दूध बेचने वाले, सबकी आवाज आएगी, है ना। अब साउंड प्रूफ कराएंगे अगर तो, लेकिन सब कुछ चूंकि हम लोग समाज में है तो सब कुछ सुनते रहना चाहिए, है ना। इसमें अच्छी बात है कि आपको सुनाई पड़ रहा है, मतलब कि मेरी आवाज अवश्य सुनाई पड़ रही होगी। इसमें कोई ये नहीं कह सकता आप कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जब सब्जी बेचने वाले की आवाज आ रही है तो मेरी आवाज तो कंफर्म आ रही है ना। नेक्स्ट, वस्तुओं की मांग में वृद्धि जिससे, जिसके कारण कीमत या मूल्य वृद्धि, जिसके कारण कीमत या मूल्य वृद्धि होती है। ठीक, अब देखिए जितने लोग होंगे तो संसाधन यानी जो भी वस्तु होगी उसकी मांग बढ़ेगी, और मांग अगर बढ़ेगी तब ऐसे में क्या होगा, आपूर्ति नहीं हो पाएगा। तो डिमांड एंड सप्लाई का जो कर्व है आप जानते हैं कि डिमांड अगर बढ़ेगी तो सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो मूल्य क्या होगा, बढ़ जाएगा। सॉरी, डिमांड अगर ज्यादा है सप्लाई नहीं है तो मूल्य बढ़ जाएगा। सप्लाई अगर ज्यादा है डिमांड कम है तो मूल्य क्या होगा, कम हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि में डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो उसका एक तो संसाधन नहीं, ठीक है, तो मांग बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं दिक्कतें उत्पन्न होंगी, और अगर है भी तो उसमें काला बाजारी यानी कीमत मूल्य जो भी है वस्तुओं का वो बढ़ जाएगा, तो काला बाजारी जैसी चीजें भी शामिल हो जाती हैं। ठीक, पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं बिचौलियों के बीच में चली जाएगी, काला बाजारी के बीच में जाएगा, भ्रष्टाचार उसमें उत्पन्न होने लगे, सारी चीजें। नेक्स्ट लिखिए आवास की समस्या के कारण, आवास की समस्या के कारण गंदी बस्तियों का विकास। आवास की समस्या के कारण गंदी बस्तियों का विकास। ठीक, जितनी जनसंख्या वृद्धि होगी आवास की समस्या उत्पन्न होगी, आवास की समस्या उत्पन्न होगी तो गंदी बस्ती का निर्माण होगा। ठीक, गंदी बस्ती का निर्माण होगा तो क्या होगा, ये आप नगरीकरण में जानते ही हैं, मैंने बताया ही था। ठीक है, नेक्स्ट, बेरोजगारी दर में वृद्धि।
बेरोजगारी दर में वृद्धि। देखिए भारत में एक चीज है रोजगार, और जो लोग सोचते हैं रोजगार का मतलब एक ही चीज जानते हैं, बस केवल सरकारी नौकरी, है ना। रोजगार का मतलब क्या है? सरकारी नौकरी। अगर कुछ भी कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी मतलब अगर है तो ठीक है, तब तो रोजगार में है, बाकी कुछ भी कर रहे हैं तो बेरोजगार है। ठीक। हाँ। तो और विशेष रूप से यूपी बिहार, यूपी और बिहार में अगर देखा जाए तो ये दो क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां सरकारी नौकरी का मतलब सब कुछ, चाहे वो आप फोर्थ क्लास के अगर, है ना, कोई सरकारी कर्मचारी हैं तो भाई बड़ी वैल्यू है उनकी, और जो थोड़ा सा भी अच्छा ठीक है कुछ तो करते ही हैं आप। कोई बता दे कि मैं कुछ, कोई इधर उधर का डिग्री उग्री बता दे ये लिया हूं और ये काम कर रहा हूं, अच्छा हाँ मतलब कुछ कर रहे हो, है ना, कुछ तो कर रहे हो, उनके समझ में आ जाएगा। तो भैया खर्चा वर्चा चल जाता है आपका, खर्चा वर्चा चल जाता, मतलब ऐसा देखेंगे कि जैसे लगता अपराध कर दिए हैं। सरकारी नौकरी रोजगार। अब ऐसे में सोचिए अगर जनसंख्या वृद्धि लगातार होगी तो सरकारी नौकरी कितना, आज भी 3% भी नहीं है सरकारी नौकरी। 92% लगभग जो गैर संगठित क्षेत्रों में है ना। और इसके अलावा जो है 6 5 6% या 7% तक जो है वो संगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो कहां से बेरोजगारी? देखिए जनसंख्या, अभी ये जनसंख्या कम हो जाए तो ये प्रतिशत क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जनसंख्या कम होगी और उसी का 3% अगर दे देंगे तो 3% का मतलब यानी वो कहीं ना कहीं 3% बढ़ जाएगा। ठीक है, गैर संगठित से वो अपने आप सब कुछ बदल जाएगा, पूरा संरचना ही बदल जाता है। एक व्यवस्था में परिवर्तन, वो व्यवस्था कौन सी? जनसंख्या को लेकर के। तो जनसंख्या अगर वृद्धि होगी तो बेरोजगारी दर बढ़ना ही बढ़ना है, उसमें कोई भी, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे व्यवस्था हो, चाहे जो भी चीजें हैं, है ना, कोई भी बेरोजगारी दर को कम नहीं कर सकता। यानी उस पर एक मानक निर्धारित तो करेगा, काम उस दिशा में काम करने का प्रयास भी करेगा, लेकिन बेरोजगारी दर कम नहीं हो पाती। अब दो ही चीजें, अर्थव्यवस्था भी उसी रफ्तार में बढ़नी चाहिए, है ना, या तो फिर उस देश की अर्थव्यवस्था भी उसी रफ्तार, जितनी तेजी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसी दर से अर्थव्यवस्था भी बढ़नी चाहिए, विकास अर्थव्यवस्था का भी होना चाहिए, तब तो ठीक है, तब बैलेंस होगा। हाँ, प्रतिस्पर्धा होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट लिखिए, संतुलित भोजन न मिलने के कारण, संतुलित भोजन न मिलने के कारण शारीरिक तथा मानसिक, शारीरिक तथा मानसिक विकास शारीरिक तथा मानसिक विकास दुष्प्रभावित होगी। ठीक, यानी संतुलित या पोषक आहार जो है वो नहीं मिल पाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, शारीरिक और मानसिक रोग, कुपोषित लोग दिखाई पड़ेंगे। आज भी पता चलता है, जब हम आंकड़े उठाते हैं तो बहुत सारे आंकड़े जो दिखाई पड़ते हैं उसमें पता चलता है कि एक बड़ी उसमें जनसंख्या में बच्चे जो आजकल हो रहे हैं, ठीक है, वो कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। महिलाएं जो, बच्चियां जो है वो कहीं ना कहीं अल्प रक्त यानी एनीमिया की शिकायत उनमें दिखाई पड़ती है। बच्चों की हाइट जो है, ठीगनापन, ठीगना मतलब हाइट बढ़ ही नहीं रही है, छोटे छोटे हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहां से है? जब संतुलित पोषण आहार नहीं मिल पाएगा। और क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि भाई जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो बढ़ जाएगा। एक परिवार में अगर 5 लोग हैं और कोई किसी परिवार में एक बच्चा है तो संतुलित आहार क्या होगा, एक बच्चे के लिए जो प्रयास होगा वो 5 बच्चों में बढ़ जाएगा, तो आहार कहीं ना कहीं खत्म। अब कुछ लोग हैं जो अमीर हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या हैं, इस श्रेणी में आते हैं। तो स्थितियां देखिए, लगभग 70% बच्चों में कुपोषण की समस्याएं दिखाई पड़ रही है भारत में आज भी। वहीं मध्य प्रदेश में आप देखिए सबसे ज्यादा, इन्हें जिसको इथोपिया कहा जाता है भारत का, क्यों? क्योंकि कुपोषित लोग ज्यादा हैं।
आहार नहीं मिल पाएगा, जनसंख्या वृद्धि अगर होगी तो समस्या क्या हो जाएगा, भोजन की, संतुलित भोजन। अब भोजन का मतलब नहीं पेट भर लेना, वो भोजन कितना पौष्टिक है ना, वो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए कितना जिम्मेदार है, उत्तरदायी है, तो ये भी देखना पड़ता है। पेट भरना ही भोजन, यानी पेट भर गया तो इसका मतलब नहीं कि वो तो जिंदा रहने के लिए होता है, ठीक है। तो इससे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, और इसका दबाव कहाँ होगा, स्वास्थ्य संस्थाओं पर, ठीक है, सरकार के खजाने पर। फ्री में, मुफ्त में इलाज, मुफ्त में चिकित्सा की बात होगी तो कहीं ना कहीं और विकास इससे दुष्प्रभावित होंगे। लिखिए नेक्स्ट, देश की भूमि तथा संसाधनों पर दबाव। देश की भूमि तथा संसाधनों पर दबाव। ठीक, देश की भूमि तथा संसाधनों पर दबाव। भाई 2.4% तो बढ़ना है नहीं क्षेत्र जो है। अब ये तो है नहीं कि भारत चीन के ऊपर कब्जा कर लेगा और पूरा चीन भारत का हो जाएगा। मान लीजिए कर भी लिया कब्जा, ठीक, मान लीजिए चीन के ऊपर कब्जा कर ले सपने में, तो जनसंख्या कहां जाएगी, चीन की जनसंख्या भी तो कब्जे में आएगी। तो कहीं ना कहीं चाहे जितना क्षेत्र बढ़ा ले, हाँ कोई ऐसा चांद वाद पे कब्जा कर ले तो ठीक है, भेज दें कुछ लोगों को उठा करके वहां, तो कहीं ना कहीं जो देश का भूमि है 2.4% पे 17.5% की पूरे विश्व की जो आबादी है उसका 17.5% केवल 2.4%, यानी भारतीय क्षेत्र पर। अब यह और भी बढ़ेगा, अगर मान लीजिए 20% हो जाए तो 2.4% क्षेत्र तो बढ़ना है नहीं, वो तो उतना ही रहना है, और संसाधन जो उसमें व्याप्त है वो भी वही है, ठीक। तो इन दोनों पर दबाव क्या होगा, 17% से 20% का हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा 20%, यानी 20% का दबाव दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट लिखिए, नगरीकरण की समस्याएं। नगरीकरण की समस्याएं, जितना नगरीकरण की समस्या है सब इससे उत्पन्न होगी, ठीक। जो भी आप नगरीकरण में पढ़े हैं वो सारी समस्याएं यहां जनसंख्या वृद्धि के कारण देखी जा सकती। नेक्स्ट, सांस्कृतिक विघटन। सांस्कृतिक विघटन, ठीक, सांस्कृतिक विघटन, इसका मतलब क्या है, जैसे लिखिए, जैसे संयुक्त से एकाकी परिवार या एकल परिवार, संयुक्त से एकल परिवार, वैवाहिक संस्थाओं पर, वैवाहिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह आदि। इसमें और भी लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल और भी लिख लीजिए, दो चार और लिख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे दो ही बता दिए सर। जैसे लिख लीजिए लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप, अविवाहित रहना, ठीक, आदि। अब देखिए इसका प्रभाव कैसे, एकाकी परिवार में परिवार, यानी एकल परिवार में, संयुक्त से एकल परिवार, जितना जनसंख्या वृद्धि होगी तो संयुक्त परिवार का आधार माना क्या जाता है, कृषि, ठीक। और जब कृषि की जोत यानी प्रमुख आधार माना जाता है, अर्थव्यवस्था वैसे किसी का भी आधार हो सकता है, लेकिन चूंकि संयुक्त परिवार में देखा जाए तो कृषि मुख्य आधार माना जाता था। इसके साथ साथ और भी चीजें, मान लीजिए कृषि नहीं है तो कोई भी व्यक्ति है, जितना एक व्यक्ति कमाएगा तो चार लोग को खिलाएगा नहीं, है ना, कोई कोई उदार हो सकता है लेकिन सब लोग नहीं होते हैं। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति क्या करेगा, कुछ दिन के लिए रखे, उसके बाद अलगाव, और अलगाव किस रूप में, संयुक्त से एकाकी परिवार में,
ठीक है, ज्योत के आकार कम। दूसरा, वैवाहिक संस्थाओं पर प्रभाव। वैवाहिक संस्थाओं पर प्रभाव का मतलब क्या है कि जैसे आप देख रहे हैं जनसंख्या वृद्धि होती जाती है तो बहुत सारी चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। एक तो जैसे लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि हो रही है लेकिन लगातार लिंगानुपात कम होते जा रहे हैं। और लिंगानुपात जो कम हुआ है, यानी लिंगानुपात कम होने का मतलब आप पढ़े होंगे 943, 943 प्रति 1000 पे व्यक्ति पुरुषों पर, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है, तो प्रति 1000 पर 943 यानी 943 है। अब ऐसी स्थिति में अगर सबका विवाह 1000 का विवाह करने की हम कोशिश करें, 1000 की विवाह करने की कोशिश करें तो 943 ही, उसमें भी 57 लोग क्या होंगे, अविवाहित। ठीक, जब आबादी ही नहीं है तो विवाह कैसे होगा। तो यहां कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि में लोग क्या कर रहे हैं, पुरुषों को की मांग, बच्चों की मांग और लड़कियों को भ्रूण हत्या के रूप में देखा जा रहा है। तो एक तो ये स्थिति होगी। दूसरा कि लोग जनसंख्या वृद्धि होगी तो उसमें बहुत सारी चीजें अपने आप, जैसे मान लीजिए बड़ों का जो एक विश्वास रहता है या बड़ों का जो एक सम्मान रहता है या एक जो डर रहता है वो बना रहता है, वो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो रोज रोज कुछ ना कुछ होता रहेगा उसमें किचपिच लोगों के बीच में, घर परिवार में। तो इससे लोग अलगाववादी सोच तो अपने मन मर्जी, विवाह करना है कि नहीं करना है, हम कोई मान्यता हम नहीं मानेंगे, करना है या नहीं करना है। तो ऐसे वैवाहिक संस्थाओं पर एक प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो जाता है। अविवाहित रहना, अविवाहित रहेंगे, ठीक है। और लिव इन रिलेशनशिप, यानी भारतीय संस्कृति के समक्ष एक चुनौती उत्पन्न हो जाती है लिव इन रिलेशनशिप के रूप में, क्योंकि चूंकि आबादी ज्यादा है और सबको अपना अपना लक्ष्य पाना है, सब अपने दौड़ में लगे हैं, कंपटीशन में लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में भाई अर्थव्यवस्था तो जरूरी है, आर्थिक आधार होना भी जरूरी है। और आर्थिक आधार चूंकि इतना पर्याप्त नहीं होता तो ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करेंगे कहां से, वेस्टर्न कल्चर से। और लिव इन रिलेशनशिप जो भारतीय संस्कृत के समक्ष एक चुनौती है उसको भी जन्म देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सामाजिक विचलन या अपराध की समस्याएं। सामाजिक विचलन या अपराध की समस्याएं, ठीक। सामाजिक विचलन, जब जनसंख्या अधिक होगा तो संसाधनों पर दबाव, इच्छाएं पूरी नहीं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति किधर मुड़ जाएगा, अपराध की ओर। फिर वही स्थिति, चुनौती, डकैती, लूट, हत्या, अपराध, अपहरण, सब कुछ होगा। ठीक है, ये कुछ प्रभाव हैं। इसके अलावा और भी प्रभाव जो हैं वो आप देख सकते हैं अपने तरीके से। ठीक, क्वेश्चन यहां से पूछता है, प्रभाव से भी और कारण से भी, दोनों जगह से क्वेश्चन पूछता है। उठा करके किसी के साथ जोड़ देगा, जैसे गरीबी के साथ जोड़ा था, या स्पेशली मान लीजिए जन्म दर है, मृत्यु दर, इससे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर को लेकर के क्वेश्चन पूछ लेगा, या जीवन प्रत्याशा को लेकर के पूछ लेगा। कहीं से भी, जनसंख्या में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुत एक वाइड चैप्टर है ये। ठीक है, तो आप आंकड़े तैयार करिए, शब्दों को खूब पढ़िए, खूब रटिए जितने शब्द हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, भारत में जनसंख्या नियंत्रण के भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए किए गए प्रयास। कहा जाता है कि जो परिवार नियोजन है, परिवार नियोजन पर
नीति बनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? भारत। बड़ी खुशी होती है सुनकर, प्रथम देश, है ना। यानी सबको पीछे छोड़ दिया। अरे तो जनसंख्या भी किसकी है? चाइना को छोड़ दिया जाए तो समस्या किसके पास है? नीति कौन बनाएगा? ऑस्ट्रेलिया, जापान? नहीं, भारत ही बनाएगा। तो कुछ लोग खुश हो जाते हैं कि प्रथम देश, यानी पहले भारत ने किया। तो भारत ने किया इसलिए क्योंकि समस्या इसकी थी, इनके पास ये समस्या थी, इसलिए इन्होंने नीति बनाया। जिनके पास जनसंख्या की समस्या ही नहीं होगी तो नीति क्या बनाएंगे? ठीक, लिखिए। सर्वप्रथम 1952 में, 1952, सर्वप्रथम 1952 में भारत सरकार ने परिवार नियोजन के लिए एक नीति निर्धारित किया। जिसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रयासों को सम्मिलित किया गया। लिखिए इसमें, पहला, रेडियो, अखबार, टीवी, आदि माध्यम से लोगों को परिवार नियोजन के बारे में, परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। अखबार, रेडियो, टीवी आदि के माध्यम से परिवार नियोजन के उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। ठीक, यानी उस समय जो माध्यम था ये बताने का प्रयास किया गया कि परिवार नियोजन को अपनाया जाए। जनसंख्या वृद्धि हानिकारक है, देश के लिए उचित नहीं है, और उसका माध्यम बनाया गया। रेडियो उस समय जो भी था, रेडियो हुआ करता था, आज तो रेडियो कोई सुनता नहीं। ठीक, रेडियो हुआ करता था, टीवी, अखबार, ये सारे माध्यम थे, और कुछ जन जागरण की और व्यवस्थाएं थी। तो इन सबको सम्मिलित रूप से एक माध्यम बनाया गया, और इस माध्यम से लोगों को परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करने का काम किया गया, यानी अवेयरनेस बढ़ाने की। लिखिए नेक्स्ट, ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में गर्भ निरोधक सामग्री, ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में गर्भ निरोधक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करना। अब जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र थे वहां पे गर्भ निरोधक सामग्रियों को पहुंचाने का काम भी किया गया। नेक्स्ट, नसबंदी कराने वाले व्यक्तियों को
वित्तीय प्रोत्साहन, वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में नगद इनाम दिया जाना, वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में नगद इनाम दिया जाना, यानी नसबंदी करवाने वाले लोगों को पैसा मिलता था। नेक्स्ट, पुरुषों तथा स्त्रियों में परिवार नियोजन के, पुरुषों तथा स्त्रियों में परिवार नियोजन के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों का प्रयोग को बताना तथा उसे अपनाने के लिए प्रेरित करना। अब देखिए इसका परिणाम क्या हुआ। जो 1952 की परिवार नियोजन की जो नीति थी उसमें ये कोई आधिकारिक नीति नहीं मानी जाती, एक व्यवस्था थी, एक संदर्भ था जिससे लोगों को जागरूक करने का। तो इसका जो प्रभाव देखा गया, ठीक है, वो प्रभाव था क्या कि लोगों में जागरूकता तो बढ़ी, है ना, लोगों में परिवार नियोजन को लेकर के एक अवेयरनेस, मतलब कि लोगों को ये समझ में आया कि अच्छा हाँ, परिवार नियोजन भी कोई चीज है, ठीक है, कोई व्यवस्था है परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन जैसी चीजें भी हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, ठीक, क्योंकि देश 1947 में आजाद होता है तो 33 करोड़ की आबादी होती है, ठीक, और 51 में जब जनगणना होती है तो 35 करोड़ की, ठीक, और उसके बाद लगातार वृद्धि, और वृद्धि हम देखते हैं किस रूप में कि जो 35 करोड़ की आबादी होती है, 1971 की जो जनगणना होती है वो माना जाता है जनसंख्या का विस्फोट, है ना। 1971 की जो जनगणना है उसको जनसंख्या विस्फोट का काल माना जाता है। तो जनसंख्या यानी कि 50 में अगर हम 52 में नीति बना रहे हैं और 71 में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, तो लोगों के दिमाग में तो आया कि परिवार नियोजन है, लेकिन उसका बेहतर रिजल्ट नहीं आया। और 1971 में 24.8% का 10 की वृद्धि दर देखा गया। 24.8% के रेशियो से जनसंख्या की वृद्धि दर रही, जो अब तक की सबसे ज्यादा, है ना, अब तक का सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर है, ठीक है, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी 50 में 52 में नीति तो बनाई जाती है एक लोगों को सावधान करने के लिए, बताने के लिए, लेकिन लोग अवेयर तो हुए, उसको लोगों के बीच ये चीजें पहुंच गई कि हाँ अच्छा परिवार नियोजन जैसी कोई चीज है, लेकिन प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जब हम 1971 में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर देखते हैं तो 24.8% के हिसाब से सबसे अधिक, अब तक का सबसे अधिक, है ना, जो जनसंख्या का 10 की वृद्धि दर रहा है वो 71 में, तो बहुत ज्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ता। फिर कुछ तो 71 में अगर जनसंख्या विस्फोट का काल दिखाई पड़ता है तो कुछ ना कुछ तो कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी ही। तब एक नीति बनाते हैं, ये पहली नीति मानी जाती है जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए होती है, आधिकारिक नीति 1976 की, लिखिए, हेडिंग डालिए, 1976 की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 1976 की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। अब देखिए 1976 में आधिकारिक रूप से एक जनसंख्या नीति बनाने की आवश्यकता पड़ी कि जरूर कोई ना कोई इस पे नीति और कानून भी बनाया जाए, सब कुछ उस पर देखा गया, क्योंकि
अगर इतनी तेजी से जनसंख्या वृद्धि होता रहा तो फिर देश का जो विकास है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा या गर्त में चला जाएगा। लिखिए, इस नीति को क्रांतिकारी लक्ष्यों के माध्यम से, इस नीति को क्रांतिकारी लक्ष्यों के माध्यम से आरंभ किया गया। क्रांतिकारी लक्ष्यों के माध्यम से यानी कि इसमें जो लक्ष्य थे वो क्रांतिकारी, कहीं ना कहीं उत्तेजित, यानी बहुत फोर्सफुली इसको लागू करने की बात की गई। कहीं ना कहीं उसमें क्रांति दिखाई पड़ रही थी कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। एक उद्देश्य जो किसी न किसी रूप में उसको पूरा करने का एक चर्चा चल रहा था इस तरीके कि किसी न किसी रूप में, चाहे जैसे इसको पूरा करना है तो करना है, ठीक है। यानी क्रांतिकारी उद्देश्य के रूप में इसको लागू करने का काम किया गया। लिखिए, जिसके अंतर्गत डैश दे करके लिखिए, पहला विवाह की आयु सुनिश्चित की गई। विवाह की आयु सुनिश्चित या निर्धारित की गई। जो लड़कियों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष थी। यानी अब एक कानूनी अपराध है ना, 18 वर्ष से कम बाल विवाह कानूनी अपराध, ठीक। बाल विवाह नहीं कह सकते लेकिन एक कानूनी अपराध कह सकते हैं, ठीक। 15 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम होगा तो बाल विवाह। यानी कहीं ना कहीं 18 और 21 वर्ष से कम अगर है तो इस पे कानून काम करेगा। तो इसको निर्धारित करने का काम, यानी एक क्रांति के माध्यम से, एक कानून के माध्यम से। नेक्स्ट लिखिए, स्त्री साक्षरता बढ़ाने का प्रयास किया गया। स्त्री साक्षरता बढ़ाने का प्रयास किया गया। और नेक्स्ट, नसबंदी हेतु नगद प्रोत्साहन दिया गया। ठीक। और भी बहुत सारे प्रावधान, सामान्य जो जन जागरण करना, लोगों को अवेयर करना, चिकित्सीय सुविधाओं को पहुंचाना, बढ़ाना, ये सारी चीजें। लेकिन कुछ क्रांतिकारी जो लक्ष्य उसमें थे, वो प्रमुख रूप से ये 2-3 लक्ष्य दिखाई पड़ते हैं कि पहला तो लड़कियों और लड़कों का जो वैवाहिक उम्र है उसको निर्धारित करना। दूसरा, महिला साक्षरता दर को बढ़ाना, ठीक। और देखिए, 21 वर्ष जो लड़कों की एज रखी गई है उससे कम क्यों नहीं, क्योंकि महिलाओं का जो 18 वर्ष सुनिश्चित किया गया है, माना जाता है कि परिपक्वता जो होती है वो महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा पहले होती है, ठीक है। तो परिपक्वता जो है महिलाओं की 18 है, तो कहीं ना कहीं उससे अधिक परिपक्वता में पुरुषों को देखा जाता है और 21 वर्ष निर्धारित किया गया, ठीक। तो नसबंदी के लिए जो नगद प्रोत्साहन, ये भी देना। अब इसमें देखिए, ये क्रांतिकारी लक्ष्य था लेकिन कुछ अधिक ही क्रांतिकारी बना दिए लोग उस समय, इसको कुछ ज्यादा ही क्रांति लाने की बात कर दी लोगों ने। किया क्या, सब कुछ तो ठीक था, उम्र का निर्धारण किया, वो भी एक दिन में तो बदलेगा नहीं। हाँ, वो शारदा अधिनियम था, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं इस पे शारदा अधिनियम के अंतर्गत।
14 वर्ष था, 18 और 14 वर्ष। ठीक, तो इसमें सारे लक्ष्य को तो रखा गया, लेकिन कुछ ज्यादा ही क्रांति लाने की बात कर दी गई कि अचानक से जनसंख्या को रोक दिया जाए। अब हुआ क्या, एक टारगेटेड कार्यवाही थी कि लोग टारगेट दिया गया कि इतना नसबंदी होना चाहिए, इतना करवाना है। अब हुआ क्या कि जो अधिकारी लोग थे वो जबरदस्ती उठा उठा करके घर से ले जाते थे। कोई पहुंचा बुखार का इलाज करवाने, उसकी नसबंदी कर दी। अभी विवाह ही नहीं हुआ है, नसबंदी कर दी। ठीक है, ऐसी स्थिति उस समय देखी जाने लगी कि एकदम जबरन नसबंदी का एक युग कहा जाता है वो चलने लगा। ठीक, अब जब जबरन नसबंदी होने लगी तो लोगों में आक्रोश उत्पन्न हुआ, और जब आक्रोश उत्पन्न होता है तो उसका परिणाम ये होता है कि तत्कालीन जो सरकार होती है वो गठबंधन की सरकार होती है और गिर जाती है। भारत एक ऐसा देश है कि जहां नसबंदी पे सरकारें गिरती भी हैं, बनती भी हैं। ठीक है, तो हाँ, इंदिरा गांधी की सरकार थी, वो गिर जाती है। ठीक, जबरन नसबंदी कराना, और उस समय सरकार गिर जाती है। फिर उसके बाद नई सरकार का गठन होता है, और नई सरकार के गठन के साथ एक नई जनसंख्या नीति भी आती है जिसको परिवार कल्याण कार्यक्रम नाम दिया जाता है। लिखिए पैराग्राफ, परंतु जबरन नसबंदी अभियान के कारण, परंतु जबरन नसबंदी अभियान के कारण आम जनमानस में व्यापक असंतोष तथा रोष उत्पन्न होता है। फलस्वरूप तत्कालीन सरकार अल्पमत में आ जाती है। सरकार अल्पमत में आ जाती है। अल्पमत नहीं तो मतलब बर्खास्त, गिर गई। अल्पमत में आ जाती है, तथा नई सरकार के गठन के साथ नई जनसंख्या नीति एवं स्वैच्छिक परिवार नियोजन को नई जनसंख्या नीति एवं स्वैच्छिक परिवार नियोजन को प्रोत्साहन मिलता है, जिसे परिवार, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, परिवार कल्याण कार्यक्रम जिसे परिवार कल्याण कार्यक्रम कहा जाता है। ठीक, फिर उसके बाद वही जनता दल की सरकार बनती है ना। पीएम बनते हैं जनता दल में कौन? चौधरी चरण सिंह, सॉरी मोरारजी देसाई। हाँ, उसके बाद मोरारजी देसाई बनते हैं। ठीक, लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके, या नेक्स्ट हेडिंग डालिए 2000 की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। उसके बाद मोरारजी देसाई
प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। खैर ये भी सरकार नहीं चल पाती बहुत दिनों तक, इसमें भी अल्पमत लिखिए 2000 की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। देखिए जो 2000 की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है वही जनसंख्या नीति आज तक काम कर रही है। उसके लक्ष्य अभी तक हैं 2030 तक, 2050, 2070 तक लक्ष्य इसमें निर्धारित किए गए हैं। हाँ 2000 में अटल सरकार थी तो अटल सरकार की ही नीतियां थी और वही नीति अभी तक चल रही है और 2070 तक कुछ लक्ष्य हैं। यानी इस नीति को 3 भागों में बांटा गया। एक तो तत्कालिक उद्देश्य जो उस समय पूरा किया जाना था, जिसका कार्यकाल 2-4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष का था, और कुछ था जो मध्यकालिक उद्देश्य थे जिसमें 20-25 वर्ष की बात की गई, और एक दीर्घकालिक उद्देश्य कि जिसमें 2050 और 70 तक की बात बाद में बढ़ा करके उसको 2070 तक किया गया। तो कुछ नीतियां ऐसी थी कि जिसको 2070 तक देखा। यानी कुल मिलाकर के 3 उद्देश्यों में इसको बांटा गया, एक तत्कालिक और मध्यकालिक तथा दीर्घकालिक। लेकिन सबका उद्देश्य क्या था? जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित करना। इसके क्या उद्देश्य रहे लिखिए। इसके अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्यों को शामिल किया गया। पहला लिखिए गर्भ निरोधक के प्रयोग को बढ़ावा देना। गर्भ निरोधक के प्रयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, स्वास्थ्य संबंधी ढांचागत सुविधाओं का विकास करना। स्वास्थ्य संबंधी ढांचागत ढांचागत सुविधाओं का विकास करना। नेक्स्ट, प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की व्यवस्था करना। नेक्स्ट, विवाह गर्भावस्था, कॉमा लगा करके लिखिए, विवाह कॉमा गर्भावस्था, जन्म, मृत्यु के पंजीकरण को अनिवार्य बनाना। नेक्स्ट, प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए अवसर बढ़ाना। नेक्स्ट, सफाई सुरक्षित, नेक्स्ट लिखिए सफाई कॉमा सुरक्षित पीने का पानी व मकान जैसी मूल सुविधाएं देना। नेक्स्ट, महिलाओं का सशक्तिकरण,
महिलाओं का सशक्तिकरण तथा काम करने एवं यातायात तथा संचार के साधन उपलब्ध कराना। ठीक, यानी तत्कालीन लक्ष्य उसमें जो तुरंत कार्रवाई के रूप में लागू किया जाए, और उसमें फिर 2010 तक उसका मध्यकालीन लक्ष्य और 2045 तक बनाया गया कि इसका दीर्घकालीन लक्ष्य होगा। ठीक है, तो उसमें और भी चीजें जो थी लिखिए। 2070 तक, ये पहले 45 था, उसको बढ़ा करके 70 कर दिया गया। 2000, तीसरा पॉइंट क्या था पूनम जी, ये पता नहीं है मैंने कौन सा तीसरा पॉइंट बोला है, आप जो सेंटेंस था उसको बताइए, फिर मैं बोल देता हूं। ठीक है, 2070 तक स्थिर जनसंख्या के 2070 तक स्थिर जनसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त करना। हाँ, ट्रेंड हेल्थ वर्कर जो हैं, इसमें प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति करना। ठीक है, या बढ़ावा देना, प्रशिक्षित जो हो। एक मिनट, प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति देना या बढ़ावा देना। ठीक, 2070 तक स्थिर जनसंख्या का लक्ष्य प्राप्त करना। स्थिर जनसंख्या मतलब क्या होता है, वोकैब्स में इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। स्थिर जनसंख्या का मतलब कि जहां जन्म दर और मृत्यु दर क्या होती है, बराबर, है ना। स्थिर जनसंख्या का मतलब नहीं कि जनसंख्या होगी ही नहीं। जनसंख्या मान लीजिए 10 लोग अगर पैदा हो रहे हैं तो 10 लोग मर रहे हैं, तो स्थिर जनसंख्या। ठीक है, जो उसी में आगे लिखिए, जो आर्थिक समृद्धि सामाजिक विकास सामाजिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से अनुकूल हो। अब देखिए, स्थिर जनसंख्या ऐसी होनी चाहिए जो आर्थिक समृद्धि, सामाजिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण तीनों के उद्देश्य को पूरा करता हो। यह नहीं कि स्थिर जनसंख्या हो गई और वो कहीं ना कहीं समाज को पीछे कर रहा है। तो ऐसी जनसंख्या हो कि जिसके साथ आर्थिक समृद्धि भी हो, पर्यावरण सुरक्षित भी हो और अन्य चीजें भी दिखाई पड़े। नेक्स्ट लिखिए, मातृत्व मृत्यु दर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 100 तक लाना। नेक्स्ट, शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 30 से कम करना। फिर से एक बार सुन लीजिए, मातृत्व मृत्यु दर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 100 तक लाना या 100 तक घटाना। ठीक है,
दूसरा, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 30 से कम लाना। ये मध्यकालीन उद्देश्य है, ठीक है। 10 तक था, फिर 10 से बढ़ा करके 20 किया गया, 20 से बढ़ा करके कुछ इसमें 30, कुछ 26 ऐसे किए जा रहे हैं, ठीक है। सबका डेट अलग अलग है, किया जा रहा है, क्योंकि पूरा नहीं। 2011 में इन सब आंकड़ों को जब हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये अपने अभी जैसे 2011 के जो आंकड़े हैं उसमें शिशु मृत्यु दर 42 है, ठीक है। उसको 30 तक लाना घटा करके, तो ये पहले 20 तक किया गया, फिर 20 से अब 22, 24 कर रहे हैं, जितना भी जाए, ठीक है। मातृत्व मृत्यु दर 178 है, 178 2011 में, लेकिन ये माना जा रहा है कि कम हुआ है, ठीक है। जो आंकड़े भी आ रहे हैं 18-19 के जो आ रहे हैं, तो उसमें पता चल रहा है कि 80 तक पहुंच गया है, तो ये अच्छी बात है। कहीं ना कहीं ये 20 के पहले ही कवर कर दे रहे हैं। मध्यकालिक उद्देश्य में था 2010 तक सारी टारगेटेड थे, कुछ को जैसे मैंने बताया कि 2070 तक, वो 45 तक दीर्घकालीन में था, ठीक है। तो चूंकि अब 2000 की नीतियां थी, 2020 चल रहा है, 20 साल में जो ट्रांजिशन हुआ और जो इसमें बदलाव हुआ है, तो आप इसको समय के साथ मत रखिए, ठीक है। नहीं फिर हर बार आपको उसको अपडेट करके कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट, टीकाकरण के द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले रोगों से, टीकाकरण के द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले रोगों से बच्चों को बचाना। नेक्स्ट, छोटे परिवार को प्रोत्साहन देना। अब देखिए यहां छोटा परिवार का मतलब क्या है, हम दो हमारे दो, संयुक्त परिवार में भी छोटा परिवार होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं एकल परिवार। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि छोटा परिवार का मतलब एकल परिवार। एकल परिवार होगा लेकिन संयुक्त परिवार में ही होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी परिवार में 3 भाई हैं, तो तीनों के 2-2 बच्चे हैं, ठीक। तो ये इसको हम कहेंगे छोटा परिवार, ठीक। अब पता चला 3 भाई के 13-13 बच्चे हैं, तो संयुक्त परिवार में भी संयुक्त परिवार और बड़ा परिवार हो जाता है, ठीक है। या एकल परिवार है, एक अलग हो गए, एकल परिवार में ही 13 बच्चे हैं, तो छोटा परिवार नहीं कहा जाएगा, ठीक। एकल कहा जाएगा लेकिन छोटा परिवार नहीं है, ठीक। तो छोटे परिवार को हम दो हमारे दो, ऐसे कॉन्सेप्ट को अपनाना, ठीक। नेक्स्ट, विवाह में उम्र संबंधी, विवाह में उम्र संबंधित, विवाह में उम्र संबंधित प्रावधान को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना। ठीक, ये तो कुछ नीतियां हैं, नीतियों के माध्यम से जो प्रयास किए गए हैं। बाकी अन्य जो प्रयास हैं, लिखिए पैराग्राफ चेंज करके हेडिंग डाल लीजिए, अन्य प्रयास। अन्य प्रयास, अन्य प्रयास में लिखिए पहला, राष्ट्रीय परिवार नियोजन, राष्ट्रीय परिवार नियोजन बीमा योजना। राष्ट्रीय परिवार नियोजन बीमा योजना। नेक्स्ट, नसबंदी, नेक्स्ट नसबंदी स्वीकार्यता, नसबंदी स्वीकार्यताओं हेतु हेतु क्षतिपूर्ति योजना। नसबंदी स्वीकार्यताओं हेतु क्षतिपूर्ति योजना। नेक्स्ट,
नॉन स्कैल्पल वैसेक्टोमी नॉन स्कैल्पल वैसेक्टोमी देख लीजिएगा इसको ही क्या है, ठीक है, नेट पे डालेंगे तो आ जाएगा, ठीक, क्या होता है। नेक्स्ट, मिनी लैप मिनी लैप ट्यूबेक्टोमी, मिनी लैप ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी ये दोनों देख लीजिएगा क्या होता है, ठीक है। इसमें चीरा उरा संबंधित प्रावधान है, दोनों देख लीजिएगा कि कहाँ चीरा लगा के कैसे सिस्टम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, आशा, आशा पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, साथ ही साथ राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग तथा राष्ट्रीय जनसंख्या कोष भी जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में एक बेहतर प्रयास है, ठीक। ये सारे प्रयास तो किए गए हैं। अब मान लीजिए जैसे क्वेश्चन पूछेगा तो दो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि अभी तक भारत में जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हेतु अब तक किए गए प्रयासों को बताइए, या भारत में अब तक जनसंख्या नियंत्रण पर जो प्रयास किए गए इसके अतिरिक्त क्या वर्तमान में एक नई जनसंख्या नीति बनाने की आवश्यकता है ना। तो आप दोनों को कोरिलेट कर लेंगे, केवल यही पूछ ले केवल जनसंख्या नीति बनाने की आवश्यकता है, तब भी आप क्या करेंगे, इन सारी चीजों को उसमें ऐड करेंगे कि इतना प्रयास होने के बावजूद अगर आज कहीं कमियां हैं तो इस पे सोचने की आवश्यकता है, और अगर हो सके, है ना, अगर हो सके तो एक जनसंख्या नीति अवश्य बनाई जाए। आप डायरेक्ट हाँ या डायरेक्ट ना नहीं करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, बीच का मार्ग अपनाना है कि आप हाँ भी कह रहे हैं और ना भी कह रहे हैं, ठीक है। बाकी आपकी जिम्मेदारी, अगला जिससे आप कह रहे हैं वो समझो, है ना, जो समझना है समझो। हम हाँ कह रहे हैं कि ना कह रहे हैं, हम दोनों में आपको उलझा के रखेंगे जब तक, जैसे मान लीजिए नई जनसंख्या नीति आ जाए, सरकार दे दी नई जनसंख्या नीति, फिर क्वेश्चन आए कि क्या नई जनसंख्या नीति आवश्यक थी, तब आप क्या करेंगे, सारी आलोचना करते हुए कहेंगे बिल्कुल आवश्यक थी, उसकी जो कमियां हैं उसको बताते हुए कहेंगे कि बिल्कुल, उसको ये नहीं कहेंगे आवश्यक नहीं थी, क्योंकि सरकारी नीति है और उसी का आप अंग होने जा रहे हैं। तो इसलिए आपको क्या करना, उन नीतियों में जो कमियां हैं उसको बता दीजिए, लेकिन साथ ही साथ ये कि हाँ इन कमियों के बावजूद इसके होने की आवश्यकता जरूर थी, ठीक है। लेकिन अब अभी अगर नहीं आया है तो यहाँ आप क्या करेंगे, पिछली चीजों को बताएंगे कि ये प्रयास किए गए और आगे ये इन प्रयासों में ये कमियां हैं, इसलिए इस आधार पर नई नीति आने की आवश्यकता है, ठीक है।
तो जो भी आपके समझ में आता है कि ये चीजें कमी है, वो आपका उपाय है और वही उपाय आपके नई नीति के अंतर्गत शामिल होंगे। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये होता है कि भारत एक युवा देश, भारत एक युवा देश, ठीक है, युवा देश के रूप में भारत, तो युवा देश और युवा देश के साथ साथ इसकी क्षमताएं, तब अगर युवा देश है तो जनसंख्या की वृद्धि होनी चाहिए कि युवा देश बना रहे। एक प्रश्न यहां भी उठ जाता है कि अगर युवा देश है तो युवा देश बनाए रखने के लिए क्या जनसंख्या को वृद्धि के रूप में देखा जाए, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं वृद्धों की संख्या भी बढ़ेगी। ठीक है, तो औसत आयु जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। अभी जो भारत की औसत आयु है वो 27-28 मानी जा रही है। 2011 के अकॉर्डिंग 25 वर्ष थी। ठीक है, 25 वर्ष में हमारी औसत आयु है, यानी सबसे युवा आबादी अगर कहा जाए तो हमारी है। और बहुत सारे विकसित देश हैं, जैसे अमेरिका है 35 वर्ष, चाइना हमसे 10 वर्ष पीछे 35 वर्ष है, जर्मनी को हम लोग देखते हैं तो 37 वर्ष है। ठीक है, सॉरी 44 वर्ष है। वहीं हम लोग जापान को देखते हैं तो वो 52 वर्ष है। ठीक है, तो इन लोगों की यानी 52 वर्ष की युवा आबादी जापान में है, 44 वर्ष की युवा आबादी जर्मनी में है, 35 वर्ष की युवा आबादी अमेरिका में है। ठीक, ये 2011 के आंकड़े के अनुसार 37 वर्ष की जो है यूएसए में है और 35 वर्ष की चाइना में। तो यानी कोई 10 साल, कोई 12 साल, कोई 18 साल, कोई 25 साल हमसे, 27 साल हमसे पीछे है। और भारत इस रूप में अगर कहा जाए तो 25 वर्ष औसत आयु है, यानी सारे जो बच्चे हैं और वृद्ध हैं सब को लेकर के और बीच की जितने सबको मिला लिया जाए और कैलकुलेशन में आयु निकाला जाए तो 25 वर्ष औसत आयु 2011 के अनुसार है। जो अभी के आंकड़े आ रहे हैं वो 27-28 वर्ष बता रहे हैं, 29 वर्ष तक भी बताते हैं। अब ऐसे में चूंकि युवा आबादी तो फिर क्षमताएं भी अधिक, क्षमताएं अधिक अगर तो देश का विकास की संभावनाएं भी अधिक। लेकिन किस रूप में, जब इनको सही रास्ता मिलेगा, सही राह दिखाया जाएगा, सही रास्ते पर जाएंगे, अन्यथा यही युवा आबादी क्या करेगी, देश का विनाश भी सुनिश्चित करेगी। ठीक, यानी यही युवा देश के विकास के इंजन भी बनेंगे, लेकिन अगर इनको सही रास्ता नहीं मिल पाया तो यही युवा देश के विनाश का इंजन भी बनेंगे। तो युवा आबादी के रूप में हम दोनों पक्षों को लेकर के चलेंगे कि कौन कौन से हमारे सकारात्मक पक्ष हैं भारत एक युवा देश के रूप में, कौन कौन से सकारात्मक पक्ष हैं और कौन कौन से नकारात्मक पक्ष हैं, दोनों लेकर के चलेंगे। ठीक, क्वेश्चन आप लोग देखते रहिए कि कौन सी क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, फिलहाल जोड़ करके पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें जनसंख्या नियंत्रण का जो उपाय है वो आपने देख लिया, और इसके अलावा कोई उपाय और नहीं हो सकता। व्यक्ति स्वयं इस पे सरकार नीतियां बनाए, कठोर नीति, एक कठोर नीति बनाने की आवश्यकता, और व्यक्ति स्वयं इस पे नियंत्रण स्थापित करे, तभी कुछ हो सकता है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो 3 टॉपिक इसमें दिखाई पड़ते हैं, एक सांप्रदायिकता, एक क्षेत्रवाद और तीसरा धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें सामाजिक सशक्तिकरण भी जोड़ देते हैं। चाहे इसका अंग मान लीजिए सामाजिक सशक्तिकरण का ये तीनों हैं, और चाहे अलग से मान के देखिए। तो अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं क्षेत्रवाद। ठीक, क्षेत्रवाद नहीं, कल सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा, क्या समझ रहे हैं। क्षेत्रवाद बहुत छोटा है, धर्मनिरपेक्षता बहुत छोटा है, सांप्रदायिकता 1-1, 2-2, 4-4 बुक लिख डालिए, सब कम पड़ जाते हैं इन टॉपिक्स पे। ठीक है, इसमें मैंने शुरू में आप लोगों को जो पहला क्लास लिया होगा उसमें याद होगा आप लोगों को मैंने बताया था कि टॉपिक सारे देखने में बहुत आसान भी लगते हैं भी, जो थोड़ा सोशल वो सब समझ भी सकता है, लेकिन अपने आप में एक एक टॉपिक एक एक बुक है। जैसे मैंने बताया जनसंख्या देखिए एक अपने आप में बुक ही है, नगरीकरण अपने आप में एक बुक है। ठीक है, सब महिला, यानी पूरा लिखते चले जाइए जितना आपको लिखना है, तो सब अपने आप में क्या है, एक एक बुक है। कहने को छोटा सिलेबस है,
लेकिन इसमें और ये भी देखिए कि इसका जो वैल्यूएशन है, आप उसमें जो वेटेज है एग्जाम में, ठीक है, वो कितना है, मैंने ये भी बताया था कि 90-100 नंबर तक कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, 80 नंबर, 100 नंबर, 250 में 80 नंबर केवल इतने छोटे टॉपिक से पूछ रहा है। तो कुछ तो इसकी प्रासंगिकता है, कुछ तो इसका आधार है कि जिसको जानना चाहता है। यानी आप सोशल हैं, आप जाएंगे वर्क करने तो समाज के बीच रहना है। ठीक है, तभी देखने में छोटा है लेकिन घाव गंभीर करता है। ठीक है, देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। तो इसीलिए इस पे बहुत ज्यादा इसे हल्के मत लीजिए, टॉपिक इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। ठीक है, वैसे भी इसके लिए कम समय मिलता है, चाहते हुए बहुत कुछ चीजें छूट जाती, नहीं बता मिलता है। ठीक है, और ये इंस्टूड होता है कि उसके कोर एरिया को मैंने आपको बता दिया है। बिल्कुल, इंटरव्यू में तो पूरा पूरा रोल है इसका। हाँ भाई, मैंने जब जब क्लास कल होगी, जब तक हम कुछ नहीं बोल रहे हैं क्लास होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल क्लास होगा। आप लोग ये एकदम दिमाग में मत रखिए, अगर नहीं होना होगा तो मैं बता दूंगा या आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा। ठीक है, कोई क्लास कैंसिल नहीं हो रही है अभी, कल क्लास हुई। कल क्या है, करवा चौथ है, कुछ लोग रहेंगे क्या? मान लीजिए महिलाएं हैं तो उनकी समस्या हो सकती है, लेकिन कुछ लोग हो सकता है बागवान मूवी वूवी देख करके कुछ लोग हों, है ना, या फिर अभी शादी नहीं हुई हूँ फिर भी हूँ, तो उनके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। बट क्लास मिस मत करिए, क्लास करते रहिए, ये सब भी जरूरी है, लेकिन क्लास के साथ साथ। ठीक है, समस्या है, कोई बात नहीं, समस्या हम समझते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है क्षेत्रवाद, हेडिंग डालिए क्षेत्रवाद। क्षेत्र और वाद दो शब्द है इसमें। ठीक, मैंने बताया था, हम लोग अक्सर अक्सर जो पढ़ते हैं तो उसमें एक वाद और एक करण, दो चीजें आती हैं। वाद का मतलब क्या होता है, समान रूप से हम लोग, क्या दिमाग में है आप लोगों के, या अभी तक क्या समझते हैं नहीं पता मुझे, बट ये है कि वाद का मतलब एक विचारधारा होती है। सामान्य अगर कहा जाए तो एक विचारधारा। वाद का मतलब क्या है, सामान्य रूप से एक विचारधारा। ठीक, एक विचारधारा, ठीक, जिसके साथ जुड़ गया, क्षेत्र के साथ जुड़ गया तो क्षेत्र की विचारधारा। ठीक है, और उससे व्यक्ति क्या हो, प्रेरित हो, जुड़ा हुआ हो, पीड़ित भी कह सकते हैं, उससे जुड़ाव हो, उसका लगाव हो, जो भी हम कहें। तो यहाँ पे क्षेत्र के साथ वो विचारधारा है वाद के रूप में, है ना, जिसको मिला करके हम लोग कहते हैं क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म। यानी अपने क्षेत्र के प्रति जब व्यक्ति ज्यादा उत्साहित रहता है, उसको लेकर के ज्यादा उसकी मानसिकता वहीं तक संकुचित रहती है, उसके प्रति लगाव ज्यादा रहता है, उसके बारे में दूसरे को कमजोर दिखाने का प्रयास करता है, तो वो होता है क्षेत्रवाद। ठीक, क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद का जन्म कैसे होता है ये सारी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन क्षेत्रवाद का जो स्वरूप है, ठीक है, वो कहां से, टाइम इज ओवर, अच्छा, टाइम इज ओवर, हाँ, चलिए फिर कल चर्चा करते हैं। ठीक, क्षेत्रवाद क्या है, हाँ बिल्कुल समझ सकता हूँ, भूख लग रही है और समय भी हो गया है, आप लोग दिन भर पढ़ते रहते हैं। फिलहाल एक चीज की तो अच्छाई है कि बैठे बैठे खा भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। हाँ देखिए, कुछ लोग खाना बनाएंगे भी, अच्छी बात है।
जिनके जो घर में है बैठ के खा सकते हैं, जिनको बनाना है उनको तो दिक्कत है ही है। नहीं बिल्कुल। चलिए क्षेत्रवाद हम लोग कल देखते हैं, क्योंकि अब ये तीनों टॉपिक भी क्वेश्चन यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और तीनों से क्वेश्चन भी पूछता है। जैसे मैंने बताया महिला, महिला से एक क्वेश्चन पूछना ही, हर साल एक क्वेश्चन पूछता है, और ऐसे इन तीनों टॉपिक से भी एक क्वेश्चन हर साल पूछता है। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको यहां भी मदद करेंगे, इसके साथ इंटरनल सिक्योरिटी में भी मदद करेंगे, और एसए में भी मदद करेंगे। ठीक है, ये कई जगह आपके पार्ट में आएंगे, एसए में भी आएगा, तो आप यहां से ले सकते हैं रेफरेंस। इंटरनल सिक्योरिटी में भी तीनों आपके रोल प्ले करते हैं, और साथ ही साथ यहां तो एक क्वेश्चन तीनों से हर साल ही आएगा। कल का ऑफ नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि एक दो लोग हैं, दो चार लोग होंगे जिसकी वजह से ऑफ, और बाकी लोगों को तो ऑफ नहीं होगा। बाकी आप लोग अपनी तरीके से देखिए, ठीक। ये टॉपिक जो भी है मिस मत करिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिनको मिस करना उनके लिए तो कुछ भी कहा जाए कि मिस करें या ना करें, लेकिन जो है रियल में सीरियस और कुछ सीख रहे हैं तो वो जरूर क्लास में रहेंगे, ठीक। इंपॉर्टेंट मैं फिर से बोल रहा हूं कि इससे हर इन तीनों में से किसी एक से हर साल एक क्वेश्चन आता है, आप उठा करके देख लेंगे आपको मिल जाएगा, निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आता है, ठीक। चलिए, हाँ, गुड नाइट, वेरी गुड नाइट, शुभ रात्रि आप सभी को।